हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन सीयूटी की बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप सभी को पता है कि आपके पेपर में बहुत कम दिन का टाइम बचा हुआ है। तो यार ये वन शॉट सीरीज चल रही है, आप सभी को पता है हर 2 या 3 दिन बाद मेरा एक वन शॉट आता है जो कि सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बेटा बहुत सारा यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर एक कंसाइज वे में एक ही क्लास में आपको मिनिमम टाइम में बताने का पूरी से पूरी कोशिश करती हूँ। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने वाले एनवायरमेंटल इशूज आपने क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ा है, बट ये सीयूटी में आता है। अगर बेटा एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करूं तो बेटा इसमें लगभग ऑन एन एवरेज में बताऊं, अभी तक बेटा देखो 2 बार सीयूटी का पेपर हुआ है, अलग अलग शिफ्ट में हुआ है। तो ऑन एन एवरेज बेटा इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि बेटा देखो हर एक क्या बोल रहे हो मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना बस 2 या 3 बचेंगे। यानी कि 10 से बेटा आपको 15 मार्क्स ये चैप्टर देके जाएगा। और ये चैप्टर बेटा एक ऐसा चैप्टर, अगर आपने इसको पढ़ लिया, कहानी की तरह समझ लिया, तो ये आपको पूरे नंबर देके जाने पड़ेगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यार आप लोग प्लीज सीयूटी के पेपर को बिल्कुल भी हल्के में लेने का तो बिल्कुल भी मत सोचना कि एनवायरमेंटल इश्यूज है, इतने कम क्वेश्चन आते हैं तो छोड़ के चले जाएंगे। बेटा मैं बता दूं, इस साल बेटा 26 लाख बच्चों ने, कितना बेटा 26, बेटा कितना 26 लाख बच्चों ने ड्यू के अंदर फॉर्म भरा हुआ है। ड्यू के अंदर बेटा अपना क्या कोर्स सेलेक्ट करा हुआ है, ठीक है। सीट्स आप सभी को पता है हर कोर्सेज के लिए 50 या 60 बच्चों की ओनली सीट है। तो यार कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, एक एक मार्क्स की, एक एक पॉइंट मार्क्स की बेटा इसमें वैल्यू है। तो आप लोग कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो छोड़ना। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी भी ना ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाना कि हम तो कर ही लेंगे, तो बहुत आसान चैप्टर है, ये है वो है। नहीं बेटा, रिवीजन सभी को चाहिए होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, किसी जाके टॉपर को भी बोल दोगे कि भाई दोबारा तुम लोग पेपर दे और दोबारा से टॉपर मार जाएगा, भाई टॉपर भी पीछे हट जाएगा। टॉपर भी ये बोलेगा भाई नहीं, जब तक मैं दोबारा से रिवाइज नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के साथ अपना एनवायरमेंटल इश्यूज का चैप्टर पूरा करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं बेटा, हमारा एम क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम आपको रैपिड फायर रिवीजन करवा रहे हैं हर चैप्टर का 15 दिन। और बेटा इसमें 10 से 12 दिन हम लोग इसमें क्या करवाने वाले हैं, आप सभी को सारे के सारे मॉक टेस्ट करवाने वाले अपने अपने सब्जेक्ट्स के, ठीक है। सिर्फ आपको बेटा कोड यूज करना है ST20। लेना किसको एक बार जल्दी से देख लेंगे, लेना कैसे बेटा, आपको क्रोम पे जाना है, गूगल पे जाना है, जो भी आप लोग चलाते हो, अड्डा 24 सेंटीमीटर को सिलेक्ट करना है। देन बेटा आपको ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपको K12 में जाना है। K12 बेटा यहाँ पे क्लास 12 के अंदर आप लोग देखोगे यहाँ पे 2 क्रैश कोर्स आपको लगे हुए हैं। ये बेटा प्लस है, ये नॉर्मल है, ठीक है। प्लस के अंदर बेटा आपको हाइब्रिड टेस्ट सीरीज आपके घर पे मिलेगी, हाइब्रिड की किट इसमें नहीं मिलेगी। इसमें बेटा आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलेगा, यानी कि जो बच्चों का पहले से एडमिशन हो चुका है DU BHU जैसी यूनिवर्सिटीज में, वो बच्चे भी आपको गाइड करेंगे। टीचर्स भी मिलने वाले हैं आपको, बेटा मॉक टेस्ट की पूरी प्रैक्टिस मिलने वाली है आपको, मेरे इसमें बनाए हुए शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं, फॉर्मूला शीट्स, यानी कि हर टीचर से सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए इस पर बाय नाउ पे जाना है और आपको बेटा कोड लगाना है ST20 बेटा कोड अप्लाई करना है और बेटा आपको 20% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो बेटा ST20 लगा लेना, अदरवाइज नॉर्मल 18% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सिर्फ 2879 का पड़ रहा है, देख लेना। खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हो, लगता है कि नहीं कंटिन्यूटी की जरूरत है, तो बेटा आप लोग ये कोर्स परचेज कर सकते हो। और बेटा वो वाले बच्चे भी हैं जो बोलते हैं कि मैम थ्योरी तो हम लोग खुद कर लेते हैं, बस हमें मॉक टेस्ट कहीं से मिल जाए। तो बेटा अगर आप लोगों को केवल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो बेटा उसके लिए भी आपको K12 कैटेगरी पे जाना है, यहाँ पे क्लास 12 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बेटा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा साइंस डोमेन का बेटा आपको प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसमें बेटा आपको 70 ऑफलाइन टेस्ट, 120 ऑनलाइन टेस्ट और 80 OMR शीट्स मिलने वाली। ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी। अगर आपने खुद पढ़ लिया है तो बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेटा कोड अप्लाई कर देना ST20 और बेटा यहाँ पे भी आपको 20% तक डिस्काउंट 2239 का बेटा आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इस मतलब मुझे तो लगता नहीं कि इतने कम टाइम में आप ये सारे भी लगा पाओगे, लेकिन 2-2 3-3 लगाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अब बिना किसी देरी के बेटा अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। इसके अंदर बेटा हम बहुत सारे पोल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले, उनको कैसे ठीक करेंगे वो देखेंगे, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है। उसके बाद छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक और है, ठीक है। तो देखते हैं पोल्यूशन क्या होता है। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, 7th 8th क्लास में बेटा आप लोगों ने पढ़ा था पोल्यूशन के बारे में। बेटा अगर आप लोग बात करोगे, पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। या देखो आपने एक चीज तो सुनी है कि अति हर चीज की खराब होती है, तो आप लोग यही सोच लो कि हर चीज का अगर हमने ओवर यूज करा है तो वो बेटा पोल्यूशन है, ठीक है। पोल्यूटेंट क्या होता है बेटा, जो चीज पोल्यूशन कॉज करती है उसको हम लोग पोल्यूटेंट बोलते हैं। एनी सॉलिड, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है,
released into the environment in such a huge quantity that makes our environment unhealthy and cause pollution. ठीक है, कॉज करेगी पोल्यूशन, उसको हम लोग पोल्यूटेंट बोलेंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बेटा कब आया था? 1986 के अंदर आया था, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर एनवायरमेंट। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा अपने पहले पोल्यूशन के ऊपर, जो कि है एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि यार हमारे एयर के अंदर कितनी ज्यादा क्या है, गैसेज हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऐसी बहुत सारी गैसेज हैं बेटा। जैसे कि अगर आप देख रहे हो व्हीकल से बेटा कितनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेज निकल रही हैं, तो ये सारी की सारी बेटा क्या कॉज कर रही है? एयर पोल्यूशन। ठीक है, इफेक्ट्स क्या है बेटा एयर पोल्यूशन की? कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारी की सारी देख रहे हो इंडस्ट्रीज, ये लोग धुआं छोड़ रहे हैं अपना सब हवा में, खूब मजे से छोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका असर क्या पड़ रहा है बेटा? हमारी खेती बाड़ी पे बेटा इससे असर पड़ रहा है, ग्रोथ रिड्यूस हो रही है, हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा इंजरी, अस्थमा जैसी दिक्कतें और सांस लेने से संबंधित बेटा जितनी भी दिक्कतें सब हो रही है, किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। कॉज प्री मेच्योर डेथ ऑफ द प्लांट्स, और बेटा प्लांट्स की भी डेथ हो रही है, वो भी प्री मेच्योर डेथ। ठीक है, अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ये तो जाहिर सी बात है यार। अभी देख लो, अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करोगे बेटा सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बेटा ये बोलते हैं कि जो भी लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली दिन की 3 सिगरेट पी रहे हैं। समझ रहे हो? तो इतना ज्यादा पोल्यूशन है। मतलब अगर ये पोल्यूशन नहीं हुआ तो हमारे लंग्स तो बेटा डैमेज ही हो रहे हैं ना। पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लाइक इरिटेशन, इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू लंग्स एंड प्री मेच्योर डेथ। बेटा अगर हमारी हवा के अंदर 2.5 मीटर और इससे कम के पार्टिकल्स मौजूद है, क्लीन नहीं है मतलब कि हमारी हवा, तो बेटा इससे क्या हो रहा है? हमारी ब्रीथिंग लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो रहे हैं, लाइक इरिटेशन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, डैमेज कर रहे हैं बेटा हमारे लंग्स को, और बेटा प्रीमेच्योर डेथ भी हो रही है। अब बेटा इसके कॉजेज क्या है? ये तो हमने देख लिया कि पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, एयर पोल्यूशन क्या है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब ये बेटा किससे हो रहा है? सबसे मेन पार्ट है बेटा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट बेटा जहां पर बिजली बनती है, थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे बिजली बनती है, किसका यूज करके बेटा? कोल से यूज करके हम लोग बिजली बनाते हैं। पोल्यूशन कॉज्ड बाय द थर्मल पावर प्लांट, सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, थर्मल पावर मैटर प्लांट्स, स्मेल्टर्स। बेटा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज होती है, स्मेल्टर्स होते हैं। These plant release particulate matter and gases air pollution। बेटा इनके हर जगह बेटा क्या लगे होते हैं? क्या लगे होते हैं बेटा? प्लांट्स लगे होते हैं, और इनसे बेटा ज्यादा से ज्यादा गैसेस निकलती हैं। आ हार्मफुल गैस रिलीज्ड इन दीज प्लांट्स इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इसमें से हार्मफुल गैसें हैं। अब बेटा इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका कंट्रोल कैसे करेंगे ये हम एक बार देखेंगे। ठीक है, प्रिवेंशन एयर पोल्यूशन वेज टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर। बेटा पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बेटा देखो कुछ कुछ आप लोगों को ऐसा दिखने के लिए मिलेगा, इससे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ भी ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछने वाला। जो मैं बस आपको बता रही हूँ, बस आपको शांति से सुनते रहना और थोड़ा सा समझ भी लेना है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करेंगे, वाइडली यूज्ड टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। बेटा थर्मल पावर प्लांट में जो इतने भी बड़े बड़े देखा है ना, अगर आपने देखा हो कि इतनी बड़ी बड़ी सी वो लगी रहती है, प्लांट्स लगी होते हैं थर्मल, जो बेटा नीचे यहाँ पे तो कोयला जलता रहता है और बेटा बिजली का बनता रहता है, तो बेटा यहाँ पर ना फिल्ट्रेट लगा देते हैं ताकि हवा के अंदर फिल्टर होकर हवा जाए। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स। बेटा बहुत एक देखो इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तो यूज हो ही रही है इसके अंदर। सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स विच प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रेडिएट इलेक्ट्रॉन्स। आगे समझेंगे। इलेक्ट्रॉन बाइंड्स विद पार्टिकुलेट मैटर गिविंग देम अ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टिंग प्लेट्स अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल्स। देखो समझने की कोशिश करेंगे बेटा, अगर आपको ये दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये बेटा थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर लगाई जाती है ताकि बेटा जितनी भी हवा है वो आगे जैसे जा रही है तो वो हवा के अंदर हमारे नेचर के अंदर प्योरीफाई होकर जाए। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, आप सभी के सामने दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आप लोग देखोगे कि यहाँ से बेटा डर्टी एयर जा रही है। जब ये डर्टी एयर जा रही है तो यहाँ पर इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर बेटा हमने इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ाया है। एक तरफ बेटा क्या है, यहाँ पे बेटा क्या बनाया है?
एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ कैसे नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो बेटा यहाँ पर डिस्चार्जिंग कोरोना रेडिएट होते हैं, ये ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स देख रहे हो, और इन पार्टिकल्स के ऊपर बेटा क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड वायर लगे होते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स बेटा इन पे जाके चिपक जाते हैं और यहाँ पे बेटा ये कलेक्ट हो जाते हैं। कलेक्टिंग प्लेट होती है, कलेक्टिंग प्लेट ग्राउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बहुत ईजी सा है, ठीक है। और देखेंगे, और इसके नीचे बेटा एक पार्ट और लगा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रबर बोलते हैं। रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड को बेटा रिमूव कर रहा है। द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइन, बेटा यानी कि ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस को रिमूव करने का काम कर रहा है और बेटा एग्जॉस्ट कर रहा है थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइन। क्लियर है बात। अगला मेथड बेटा कौन सा है, मेथड टू रिड्यूस व्हीकुलर पॉल्यूशन। बेटा आजकल जितनी भी नई नई गाड़ियां आ रही है ना, अगर आपने देखा हो कि जो पुरानी गाड़ियां थी वो सब हटा दी दिल्ली सरकार ने, जितनी ज़्यादा पुरानी थी वो सब हटा दी। डीजल की बेटा कितनी एज है, 10 साल से ज़्यादा आप कोई गाड़ी नहीं चला सकते। पेट्रोल की बेटा 15 साल से ज़्यादा चला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बेटा उनके इंजन इतना ही प्योरीफाई कर पाता है हवा को, समझ रहे हो आप बेटा। लेकिन हर गाड़ी के अंदर, इतनी नई गाड़ी है उसके अंदर ये लगा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर बोलेंगे इसे, क्या, कैटालिटिक कन्वर्टर। देखो कुछ कुछ ऐसा होता है, जैसे गाड़ी लगी हुई है, जहाँ इसका इंजन लगा होता है बेटा, उसके जस्ट नीचे से जितना भी एग्जॉस्ट होता है, जो पीछे वाली पाइप से जितना भी निकलता है, यहाँ पर बेटा लगा देते हैं हम कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या लगा देते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं। इस कैटालिटिक कन्वर्टर में देखो होता क्या क्या है, समझेंगे। हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज द कैटलिस्ट। बेटा इसके अंदर बहुत महंगे और बहुत ज़्यादा प्रीशियस मेटल्स का यूज होता है। फॉर एग्जांपल बेटा पूछा गया क्वेश्चन है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है एंड रोडियम है, बहुत महंगा मेटल होता है। दीज मेटल रिड्यूस एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेज, द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O। बेटा जितना भी अनबर्न क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में पेट्रोल है, पूरा का पूरा तो बेटा वो यूज नहीं होता व्हीकल की किसमें, चलाने में। कुछ बेटा उसमें से जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अनबर्न्ड हो जाते हैं, जो कि हमारी हवा के अंदर बेटा ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कन्वर्टर इसलिए इसको बोलते हैं कैटालिटिक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैटालिटिक इसमें यूज हो रहे हैं और उसको CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर चेंज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस रिस्पेक्टिवली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है, याद रखना है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक पॉइजनस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। उसके बाद जितनी भी नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन गैस के अंदर चेंज हो जाती है। मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलेडेड पेट्रोल बिकॉज लीड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट। बेटा अगर आपने कभी पेट्रोल पंप पे अगर आप लोग कभी गए हो क्या डलवाने, पेट्रोल डलवाने, एक तो होता है पावर फ्यूल जो थोड़ा सा महंगा आता है नॉर्मल फ्यूल से, है ना, और कुछ बेटा अच्छी क्वालिटी इसका भी आता है जो डब्बों में बंद होता है। वो बेटा कैसा पेट्रोल होता है, वो होता है अनलेडेड पेट्रोल। और जो नॉर्मल होता है ना पेट्रोल, वो कभी कभी हमारी गाड़ियों के इंजन बेटा खराब कर देता है, क्योंकि वो होता है उसके अंदर मिलावट होती है, लेड वाला पेट्रोल होता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्टर भी खराब हो जाता है, ठीक है। ये देखो लगा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, आप लोगों को यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ये जितना है बेटा कैटालिटिक कन्वर्टर है, ठीक है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से डर्टी वाली हवा जाती है और यहाँ पे एयर फ्रॉम एयर पंप से बेटा बाहर आ जाती है, जो आपके इधर लगा होता है गाड़ियों के पीछे से बेटा जो लगा रहता है। टू वे ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट टू गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बेटा यहाँ पर आके कन्वर्ट हो जाती है और क्लीन एग्जॉस्ट एयर आउट हो जाती है यहाँ से। 3 वे रिडक्शन टू गेट आउट रेड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर है बात। नेक्स्ट बेटा हम लोग और क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं ताकि हमारा एयर पोल्यूशन कम हो। सेकंड बेटा कौन सा है, सेकंड है यूज ऑफ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल आप सभी को पता है CNG बहुत ज्यादा यूज हो रही है। एडवांटेजेस क्या है, CNG बेटा कंप्लीटली बर्न्ड होता है, इसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं रहता है जैसे कि पेट्रोल में रहता है, ठीक है। सेकंड, वेरी लिटिल रिमेन अनबर्न्ड, बहुत कम है, अगर है भी तो बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। कैन नॉट बी सिफॉइंट, यानी कि बेटा जलता कम है और फिर आप मतलब वेस्टेज भी इसकी कम से कम होती है। कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल और डीजल, और बेटा हम लोग पेट्रोल और डीजल की तरह इसको क्या एडल्ट्रेटेड नहीं कर सकते हैं, मिलावट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। CNG इज चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल, बेटा सारे पॉजिटिव पॉइंट है। CNG बेटा सस्ता भी है पेट्रोल से। प्रॉब्लम क्या है बेटा, क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि प्रॉब्लम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि फिर CNG को लगाने में जब इतना ही अच्छा है तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है।
डिफिकल्टी लेइंग डाउन पाइपलाइन डिलीवरिंग सीएनजी। बेटा आ चुका क्वेश्चन है। बेटा सीएनजी की पाइपलाइन डलने में बहुत वक्त लगता है, बहुत महंगा प्रोसीजर है, उसी में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ठीक है, वैसे तो इसलिए तो ज्यादा दूर दूर अगर आप गांव वगैरह में जाओगे तो अभी भी सीएनजी नहीं मिलती, पेट्रोल मिल जाता है, क्योंकि पेट्रोल तो हम लोग क्या ट्रक में बंद करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं होती, इसके लिए तो बेटा पर्टिकुलर पाइपलाइंस डालनी पड़ती हैं। ठीक है, नॉन अश्योरेंस ऑफ अनइंटरप्टेड सप्लाई, और बेटा कोई भी अश्योरेंस नहीं है कि इसकी सप्लाई हमेशा के लिए कभी भी रुक सकती है, पेट्रोल डीजल की तरह ये नहीं है। ये लगे हुए आपने देखे ही आजकल गाड़ियों में बहुत समय के आने लगे सीएनजी पे आने वाले हैं, यानी कि आते ही सारी गाड़ियां आने लगी, सारे ऑटो सारी बस क्या आने लगी है, सीएनजी पे आने लगी है। और भी बेटा हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं दिल्ली में, है ना, ये बेटा आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, मैं नहीं बता रही हूँ। फेजिंग आउट ओल्ड व्हीकल्स, पुराने व्हीकल्स को बेटा बाहर करना है जो कि लेडेड पेट्रोल यूज करते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में छोड़ते थे। ठीक है, अनलेडेड पेट्रोल को यूज करना है, लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल को यूज करना है ताकि पॉइजनस गैसेस कम से कम मरे। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स को चेक करवाना है। न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी टू कट डाउन per vehicle pollution, steadily reducing the sulfur and aromatic content in petrol and diesel, है ना, बहुत इजी सी बात है, ये भी आप लोग बस मेरे एक बार देख लो, बहुत है इंपॉर्टेंट। बेटा क्या थे कैटालिटिक कन्वर्टर, क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और सीएनजी के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस पता होने चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑप्शन देगा, नॉट फाइंड करवा देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है एडवांटेजेस, कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर बेटा, नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर। नॉइज पॉल्यूशन की अगर आप लोग बात करोगे बेटा, ये सारे के सारे बेटा क्या है, अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड है, इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन, है ना, बहुत ज्यादा तेजी से साउंड होता है, सारा का सारा नॉइज पॉल्यूशन है। हार्मफुल इफेक्ट क्या है बेटा, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेटा डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ह्यूमंस के अंदर, और यानी कि हाई साउंड लेवल यानी कि 150 डीबी और मोर में डैमेज ईयर ड्रम्स। बेटा हमारे कान का पर्दा होता है ना, इसको भी फट सकता है ये। ठीक है, 150 डेसिबल से ज्यादा का। नॉइज कॉइज स्लीपलेसनेस, यानी कि नींद नहीं आती है तुम लोगों को, तो वैसे भी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारा पेपर है, कम दिन बच रहे हैं, कम से कम सोना है। ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट बेटा दिल की धड़कन बढ़ा देता है, अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न को भी चेंज कर देता है। इसलिए बेटा जहां कहीं भी हॉस्पिटल्स बने होते हैं ना, वहां पे साइंस लगे होते हैं कि आपको हॉर्न नहीं मारना है, क्योंकि इतने सारे बेटा डैमेजेस होते हैं, और हॉस्पिटल में तो कैसे कैसे पेशेंट्स रहते हैं। ठीक है, इसके बेटा प्रिवेंशन क्या है, यूज ऑफ साउंड एब्सॉर्बेंट मटेरियल्स और बाय मफलिंग नॉइज इन इंडस्ट्रीज। बेटा कुछ बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि नॉइज को क्या एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि अगर ये मेरा स्टूडियो में बताऊं तो हमारे स्टूडियो बेटा पूरा का पूरा साउंड प्रूफिंग है, मैं शायद तुम्हें दिखा भी सकती, बट कैमरा बेटा ये लेगा नहीं अपनी जगह से। यानी कि हमारे पूरे स्टूडियो में बेटा क्या है, ये नॉइज कैंसिलेशन के लगा हुआ है, ताकि मेरी आवाज इको ना हो, बाहर की आवाज यहाँ पर ना आए। ठीक है, तो ये बेटा कैसे, जितना भी मटेरियल लगा हुआ है सारा का सारा बेटा कैसा है, एब्सॉर्बेंट मटेरियल है। डेमार्केशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन्स अराउंड हॉस्पिटल्स, वही मैंने बताया, हॉस्पिटल के पास बेटा मना कर देना चाहिए, ये कोई हॉर्न वॉर्न नहीं बजेगा। परमिसिबल साउंड लेवल्स रखना चाहिए पटाखों का भी, टाइमिंग आफ्टर विच लाउड स्पीकर्स कैन नॉट बी प्लेड। और आप सभी को पता है आजकल तो 10 बजे के बाद बंद हो जाता है, चाहे कोई शादी में चल रहा हो, चाहे कोई कहीं भी चल रहा होगा, वरना आंटी पुलिस बुला लेती है ना। वो गाना था ना, गाने बंद करवा दो वरना आंटी पुलिस बुला ली, ऐसा कुछ था ना। तो बेटा यानी कि सारे का सारे सॉल्यूशन है किसका, नॉइज पोल्यूशन का। नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं किसके ऊपर, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। वाटर पोल्यूशन की बात करोगे, यानी कि आप सभी को पता है जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना सारा का सारा वेस्ट सीधा रिवर्स के अंदर डाल देती है, सारा एफ्लुएंट डाल देती हैं। आप लोगों ने बेटा पढ़ भी रखा होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है ना, वो भी रिवर्स को क्लीन करने के लिए, वो भी आप लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, वो भी आपने पढ़ रखा है। लेकिन इस चैप्टर क्या, इसमें हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन उसके कंट्रोल क्या क्या है, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट, वही है। इसमें हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लान भी हम लोगों ने वैसे पढ़ लिया, लेकिन इसी के अंदर भी वो भी आता है। अ मेयर ऑफ 0.1% इम्प्योरिटीज मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, है ना। सीवेज कंटेन्स डिजॉल्व्स लाइक, उसमें क्या क्या है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल्स, आयंस है एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है। ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इज एस्टिमेटेड बाय बीओडी। और बेटा कितनी पानी के अंदर कितना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो बेटा डायरेक्टली डिपेंड करता है बीओडी पे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ऑक्सीडाइजिंग ऑल ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। समझ में आगे, देखो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। देखो एक बार बस छोटा सा बेटा आप लोग एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, एक दो चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि अगर आप लोग सीवेज ट्रीटमेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है,
देखो अगर किसी भी पानी के अंदर बेटा जी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, क्या है, किसी भी पानी के अंदर बेटा अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो जाहिर सी बात है कि उस ऑर्गेनिक मैटर से क्या बनेगा, उसमें बीओडी बनेगी। क्या बनेगी? बीओडी। बीओडी क्या है बेटा, किसी को नहीं पता तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेटा क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि जितना भी पानी के अंदर बीओडी है वो ये बताती है कि उसके अंदर इतना ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो उतना पॉल्यूटेंट है। यानी कि किसी पानी के अंदर बीओडी है ज़्यादा तो आप लोग समझ जाओ वो पानी उतना ही ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इम्प्योरिटी के। याद रखने वाली बात बेटा, वो पानी उतना ही ज़्यादा इम्प्योर है जितना ज़्यादा उसके अंदर बेटा क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। क्लियर? क्लियर है ना वाली बात? इसके बेटा सोर्सेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, किसके, वाटर इसके। चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू द रिवर्स, बेटा इसमें चेंजेस होते रहने चाहिए, ठीक है। टेक्स प्लेस ऑन डिस्चार्जिंग ऑफ सीवेज इनटू द रिवर, बेटा जितना भी डिस्चार्ज कर रहे हैं ये सीवेज वाले, इंडस्ट्रीज वाले, उनका टाइम टू टाइम बेटा रेगुलेशन होते रहना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन रिसीविंग वाटर बॉडीज कंज्यूम लॉट ऑफ ऑक्सीजन, हेंस देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन डिसॉल्व ऑक्सीजन डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज। यानी कि बेटा आप लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पढ़ी रखा है कि हम लोग जब भी सीवेज को ऐसे ही नहीं पानी के अंदर छोड़ देते, उसमें पूरा ट्रीटमेंट लगाते हैं। उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी भी, मतलब जरूरी नहीं है टर्शरी करो या ना ही करो। तो यही बता रहा है ऑर्गेनिक मैटर है तो उसके अंदर बीओडी भी है। तो जो बीओडी होती है बेटा वो सारा का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल को भी कंप्लीटली कंज्यूम करवा देती है, जिससे कि वो डिक्लाइंड कम हो जाता है बीओडी उस पानी का। ड्यू टू लो डिस्चार्ज देयर इज अ मोर्टेलिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। बेटा अगर इसी वजह से बेटा क्या होता है, अगर हम इसको सीधा छोड़ देते हैं पानी के अंदर तो बेटा उसके पानी का जितना भी इकोसिस्टम है, जितनी भी मछलियां हैं, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी बायो लिविंग है, वो सब बेटा डेड हो जाएंगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर लाइक कॉज एक्सेस ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी कॉल्ड एल्गल ब्लूम। बेटा ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आपने देखा होगा कि बेटा ऐसे सब में काई जम जाती है और अच्छा खासा अगर कोई भी तालाब है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब बेटा उस पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ भी अपने आप ज़्यादा होगी, है ना। जहाँ पे ज़्यादा खाना है वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी और बेटा पूरा ये पानी को, पूरे तालाब को बेटा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। देखा, और कोई बच्चा इसमें है तो वो धंसता ही चला जाता है। एल्गल ब्लूम इम्पार्ट्स डिस्टिंक्ट और कलर की होते हैं, डिटोरिटेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। बेटा ये इतना खराब होता है कि वाटर की क्वालिटी को एकदम बर्बाद कर देता है, एकदम सड़ा देता है, एकदम कम कर देता है और उसके अंदर रहने वाले जितना भी इकोसिस्टम था, मछली थी, प्लांट्स थी, सबको किल कर देता है क्योंकि सबका न्यूट्रिएंट वो ले लेते हैं। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक्स टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स, के लिए भी बेटा क्या टॉक्सिक्स होती हैं। और बेटा क्या क्या दिक्कत है, द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज वाटर हाइसिंथ। बेटा आप लोगों ने इसका एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में भी पढ़ रखा था, जिसमें हम लोग क्या पढ़ाते थे कि स्पीसीज लॉस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनके बीच में कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है। मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, पढ़ा रखा है बेटा। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज वाटर हाइसिंथ। इसको हम लोग टेरर ऑफ द बंगाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ द बंगाल, इकोर्निया क्रैसिपिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेटा इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था ताकि हम भी ऐसे सुंदर सुंदर फ्लावर देख सके कि या तो हमें अच्छे के लिए था लेकिन हमारे साथ ही बुरा हो गया। कैसे? एक्सेसिव ग्रोथ बेटा ब्लॉक्स हो गई वाटरवेज से, इसने बेटा इतनी ग्रोथ कर दी कि पानी का फ्लो ही बंद हो गया आगे जाना, ठीक है। दे ग्रो अबेंडेंटली इन द यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज, ठीक है। यानी कि बेटा एग्रेसिवली इन्होंने ग्रो करा, एग्रेसिवली मतलब एकदम फुल पानी के अंदर बेटा ग्रो कर जाती है। कॉज इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम एंड डायनामिक्स इन वाटर बॉडीज। देख रहे हो, इस सुंदर से फूल के लिए करा था लेकिन इसने तो इतने बड़े वाटर बॉडी को पूरा का पूरा ही खराब कर डाला, ठीक है। सीवेज एसोसिएशन विद डिजीजेस। अब बेटा कुछ डिजीजेस हैं जो कि इसी दिक्कतों की वजह से हो रही है, ठीक है। सीवेज फ्रॉम होम एंड हॉस्पिटल कंटेन पैथोजेनिक माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या बीमारियां कॉज करती हैं। तभी बोलते हैं कि भैया हेल्दी रहा करो, हाइजीनिक रहा करो, बट कोई तो सुनता ही नहीं, नहाते ही नहीं है यार, है ना, नहाते ही नहीं है लोग। डिस्चार्ज ऑफ सच सीवेज विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट कॉज डिजीज लाइक डायसेंट्री, टाइफाइड,
जॉन्डिस, कोलेरा एक्सेट्रा। बेटा अगर हमने ये सारा का सारा सीवेज ऐसे ही सीधा पानी के अंदर छोड़ दिया तो बेटा घुमा फिरा के हमारे घर में ही आएंगे सारी चीजें। और बेटा कैसी कैसी बीमारी होती है, डायसेंट्री हो जाती है, टाइफाइड, जॉन्डिस, कोलेरा, कोलेरा को हिंदी में क्या बोलते हैं, हैजा, हैजा, हैजा ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। टॉक्सिक हैवी मेटल्स defined as element with density greater than 5 gram per centimeter cube released from petroleum industry। बेटा इसमें पानी के थ्रू पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज भी आती है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब समझ रहे हो कि टॉक्सिक हैवी मटेरियल्स भी बेटा पानी के अंदर घुमा फिरा के आ जाते हैं। ये बेटा इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि अब इस चैप्टर के एंड में दे रखी है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ बस। बेटा कुछ अब इसमें छोटी छोटी टर्म है, जैसे कि मैंने वाटर पोल्यूशन बता दिया, एयर पोल्यूशन बता दिया, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन बता दिया, फिर से बायो मैग्निफिकेशन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, 2-3 और टॉपिक्स है इसके बाद। चलो बेटा बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन की अगर आप लोग बात करोगे कि आप लोगों ने फूड चेन पढ़ रखी है, हमने फूड चेन में देखा कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है सारी की सारी चीजें, ठीक है। लेकिन हम इसमें देखेंगे इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव टॉपिक लेवल इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन। एक सेकेंड रुको। देखो इसमें जैसे हम लोग जितने भी, जैसे हमने पानी के अंदर कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड डाला, अब वो मिट्टी पानी के अंदर बोले मिट्टी के अंदर डाला, मिट्टी के अंदर बेटा वो कहाँ पे गई, क्रॉप्स के अंदर चली गई, फसल के अंदर चली गई, फसल को किसने खाया, इंसानों ने खाया, इंसानों के अंदर आ गई, इंसानों बेटा मर गए, वो फिर से मिट्टी में मिल गई। या फिर अगर मानो उससे बेटा फूड चेन में भी पूरा का पूरा वो केमिकल घूमेगा, वो पूरा का पूरा पेस्टिसाइड घूमता है, और हर ट्रॉपिक लेवल पर बेटा वो जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो कॉन्सेंट्रेट करता चला जाता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो कॉन्सेंट्रेट इकट्ठा होता चला जाता है, एक्यूमुलेट होता चला जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता और हमारी बॉडी को नुकसान करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बायोमैग्निफिकेशन। टॉक्सिक सब्सटेंसेस अक्यूमुलेट होते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म, कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड, क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते ना हम उसको एक्सक्रीट कर पाते। द अक्यूमुलेटेड टॉक्सिक पास टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे भी पास हो जाते हैं। द फिनोमिना इज वेल नोन फॉर मरकरी, मरकरी जैसे एकदम टॉक्सिक मटेरियल है बेटा, टॉक्सिक कभी छू कर भी टच तक नहीं करना है उसे जीभ पर, ठीक है। या फिर डीडीटी, डीडीटी बेटा क्या है, एक पेस्टिसाइड है। ये देखो अगर हम बेटा बात कर रहे हैं किसकी, पानी के अंदर की, ठीक है। ये देखो फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर अगर क्या आ गया, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आ गया, टॉक्सिक मटेरियल आ गया, इसमें था फॉर एग्जांपल इसमें कितना था 2.85, इसमें टॉक्सिक मटेरियल बेटा कितना था 2.85, इसको बेटा जूप्लैंक्टन ने खाया, उसके अंदर आ गया 1.56। अब बेटा ये जो 1.56 थे जूप्लैंक्टन्स, मछली तो बहुत सारे जूप्लैंक्टन्स खाएगी, एक थोड़ी जूप्लैंक्टन्स खाएगी, तो उसके अंदर आ जाएगा 6 से 45। अब बेटा जो उससे बड़ी जो सी बर्ड थी या उससे भी बड़ी, इसको सबसे बड़ी वाली मछली ने खा लिया, वो तो ऐसे दिन की 10 मछली खाएगी, उसके अंदर उससे भी ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो गया, 11,000 से 400 से 17,300 तक। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। और देखो वही दे रखा है वाटर के अंदर बेटा, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एक्वेटिक फूड चेन, देखो वाटर के अंदर है 0.003 पार्ट पर मिलियन, पीपीएम क्या है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। फिर पानी से बेटा जूप्लैंक्टन में आया 0.04, मतलब कि आपको एक बात याद रखनी है कि हर ट्रॉपिक लेवल पर, हर एक ट्रॉपिक लेवल पर ये जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है वो बढ़ता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो कर नहीं पाता हमारी बॉडी में, हर में बढ़ता चला जाता है। जूप्लैंक्टन में 0.04 आ गया, स्मॉल फिश में बेटा 0.5 आ गया, लार्ज फिश में 2 पीपीएम और फिश ईटिंग बर्ड्स में बेटा 5 पीपीएम। यानी कि जो जितना ऊपर बैठा है ट्रॉपिक लेवल पर उसकी बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा क्या है, टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रखा है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, बायोमैग्निफिकेशन बोल रहे हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। रिमोट का चला गया, ये रहा, चलो अगला आप देखते हैं बेटा यूट्रॉपिफिकेशन।
Biotrophification, biomagnification and eutrophication. The process of nutrient enrichment of water and consequent loss of species diversity is referred to as eutrophication. देखो नेचुरल यूट्रॉपिफिकेशन में बेटा क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि पानी के अंदर न्यूट्रिएंट बढ़ा और फिर उससे क्या बन गया, एल्गल ब्लूम बन गया, जिससे उसने पूरा पानी का इकोसिस्टम खत्म कर दिया। ये कुछ कुछ वैसा ही है, जैसे कि अगर आप लोग देखोगे नेचुरल यूट्रॉपिफिकेशन में स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इनटू द लेक इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है। और अगर पानी के अंदर बेटा नाइट्रोजन और फास्फोरस बढ़ा तो उससे बेटा उसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, उनकी भी ग्रोथ होगी क्योंकि उनके पास न्यूट्रिएंट ज्यादा है। उनकी जब ग्रोथ होगी बहुत सारे सेंचुरी तक होती चली जाएगी तो ऑर्गेनिक डेब्रीज पाइल्ड अप द लेक ग्रो शैलोअर एंड वार्मर, और बेटा पानी का तापमान बेटा बढ़ता चला जाएगा, वार्म होता चला जाएगा, और बेटा जितने भी उस पानी के अंदर वो ऑर्गेनिज्म थे जो कि केवल ठंडे पानी में रह सकते थे, कोल्ड एनवायरमेंट, वो अपने आप मर जाएंगे, है ना। यानी कि इनडायरेक्टली बेटा चीजें सब पे इफेक्ट करेंगी। मार्श plants take root in the shallows and begin to fill in the original big lake basin. Eventually जो लेक है बेटा वो large masses of floating plants finally converting into the land, ठीक है। कल्चरल और एक्सीलरेटेड यूट्रॉपिफिकेशंस क्या क्या है एक बार आप देखोगे, इसके बेटा कॉजेस क्या क्या है, कॉज कैसे हो रहा है। सीवेज एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वेस्ट से, क्योंकि ये बेटा पानी के अंदर छोड़ देते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। इसके जो प्राइम कंटामिनेंट्स हैं वो बेटा नाइट्रेट है एंड फॉस्फेट है। इफेक्ट क्या होगा, स्क्रम एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर्स, बेटा बहुत गंदी स्मेल आती है। रॉबिंग एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, पॉल्यूटेंट बेटा फिश को किल करेगा, अल्टीमेटली बेटा पूरे पानी का इकोसिस्टम खराब कर देगा। डिकम्पोज ऑफ डेड फिश, इट कॉज फर्दर डिप्लीशन ऑफ डीओ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फाइनली लेक कैन लिटरली चोक टू डेथ, और बेटा एक अच्छी खासी लेक, पॉन्ड, तालाब, फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है इकोलॉजिकल सैनिटेशन, यानी कि हम अपने वातावरण को साफ कैसे रख सकते हैं। नॉर्मल सी चीजें, नॉर्मल इसमें टर्म से क्या क्या अब तक हमने यूज करा है जो कि आपको बस याद रखने हैं। इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, यानी कि बेटा अभी आप सभी को पता है कि मोदी जी ने क्या करवाया था, घर घर शौचालय बनवाया था। हर सड़क पे, हर जगह पे शौचालय का निर्माण करा गया था ताकि कोई खुले में शौच ना करे, जिससे कि बीमारी ना फैले, ठीक है। अब बेटा ये जो है, अब ये जो प्रोग्राम है वो ये है कि जो ये एक्सक्रीटा होता है ह्यूमन का, हम इसको कैसे हैंडल करें, यानी कि इसको कहाँ पे कंपोस्ट करना है। यार कितने सारे लोग हैं, कितने दिन का कितना किलो एक्सक्रीटा इकट्ठा होता है, इसको बेटा कैसे कंपोस्ट करना है, इसको अच्छी जगह कैसे डालना है ताकि हमारी पूरा इकोसिस्टम साफ सुथरा रहे। देयर इज अ प्रैक्टिकल, हाइजीनिक, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल का, जिसको हम लोग बोलते हैं विद दिस कंपोस्टिंग मेथड ह्यूमन एक्सक्रीटर कैन बी रिसाइकल इनटू अ सोर्स एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से हम इसको किसमें, ह्यूमन एक्सक्रीटा को एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इको सैंड टॉयलेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बेटा क्या बोल रहे हैं, इको सैंड टॉयलेट्स बोल रहे हैं। आर बीइंग यूज्ड इन केरला एंड श्रीलंका, बेटा अभी तक ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, केरला एंड श्रीलंका के अंदर हो रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा को कैसे उसकी प्रोसेसिंग करके हम लोग सीधा उसको फर्टिलाइजर्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट, बेटा देखो बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे कि जितना भी हम लोग दिन का बेटा इतने 2-2 बाल्टी सबके घर से कूड़ा निकल रहा है दिन का, इतना प्लास्टिक रैपर निकल रहा है, इतनी प्लास्टिक बॉटल्स निकल रही है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब बेटा जो ये आप तो अपने घर से बाहर फेंक देते हो, अब ये कहाँ लेकर जाती हैं, उसकी कैसे हैंडलिंग करते हैं, क्या उसको सड़क पे उठा के ऐसे ही फेंकना होता है, क्या उसको अच्छे से डिकम्पोज करना होता है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो सारा हम लोग देखते हैं सॉलिड वेस्ट के अंदर। सॉलिड वेस्ट रिफर टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश, जो आपके घर से बाहर फेंका जाता है वो सारा सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के में अंदर सब आ जाएगा, जो कि हॉस्पिटल से निकल रहा है, स्कूल से निकल रहा है, स्टोर्स, बेटा हॉस्पिटल के अंदर से तो कितना डेंजरस सॉलिड वेस्ट निकलता है, उसमें हार्मफुल रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, दवाइयाँ, केमिकल्स होते हैं, इनको हैंडलिंग कैसे करना है, ठीक है। ग्लास, मेटल, रबर, लेदर्स, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। ओपन डैम्प ऑफ दीज वेस्ट सर्व एज द ब्रीथिंग ग्राउंड ऑफ फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। अगर बेटा इसको ऐसे ही खुले में फेंकाओगे तो वहाँ पे कितने सारे मक्खी, चूहे और कितनी बीमारियां फैलेंगी, इसलिए हमने बेटा कुछ मेथड्स बनाए, जैसे कि सैनिटरी लैंडफिल्स वर अडॉप्टेड एज सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डैम्स, यानी कि हमने बेटा इसमें क्या करते हैं कि इसमें जमीन होती है, जमीन बेटा खोद देते हैं, उसके अंदर फिल कर देते हैं और बाद में बेटा उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है। सेकंड है बेटा सैनिटरी लैंडफिल्स, इसको बेटा यही है, इसको डिटेल में वेस्ट आर डम्प्ड इनटू डिप्रेशन ऑफ ट्रेंच आफ्टर कॉम्पैक्टर एंड कवर्ड विद ड्राई एवरीडे,
बेटा पहले उसको कूड़े को रखा, उसको ड्राई करा, फिर उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया। इसके डिसएडवांटेज क्या है? शॉर्टर फॉर स्पेस फॉर ह्यूज गार्बेज, बेटा बहुत ज़्यादा गार्बेज हम इससे नहीं डाल सकते हैं। और बेटा हमारी जो मिट्टी की क्वालिटी होती है इन फ्यूचर जाके वो भी खराब हो जाती है। डैमेज फॉर सीपेज ऑफ केमिकल्स पॉल्यूटिंग द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, इसका बेटा अच्छा खासा सोल्यूशन क्या है? किसका? सॉलिड वेस्ट का। क्या सोल्यूशन है? एक बार हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। ऑल सॉलिड वेस्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइक्लेबल है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल जो कि कंपोस्ट हो जाते हैं, जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। ऑल द गार्बेज जनरेटेड इन सॉर्टर फर्स्ट, पहले हम सॉर्ट करते हैं कौन सा रिसाइकल्ड हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। रिसाइकल मटेरियल बेटा रिसाइकल स्टोर्स में भेज दिया जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स ग्राउंड एंड लेफ्ट फॉर नेचुरल ब्रेकडाउन, है ना। जो बायोडिग्रेडेबल हो तो सीधा मिट्टी खोद के डाल देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, पूरा कन्वर्ट कर देंगे। प्रोसेस आपने डिकम्पोजिशन का पूरा पढ़ रखा है, ठीक है। ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर लेफ्ट एंड आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज, और फिर बस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही बचेगा, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है बेटा? द नीड ऑफ रिड्यूस अवर गार्बेज जनरेशन शुड बी प्राइम गोल है। बेटा पहले तो हम सबका प्राइम गोल ये होना चाहिए कि हमें कूड़ा करकट कम से कम इकट्ठा करना है, प्लास्टिक वाली चीजें कम से कम यूज करनी है, तभी पॉलिथीन पे बैन लगा था। रिडक्शन इन द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड यूज ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग, ठीक है, सबको सब कुछ पता है। कैरिंग क्लॉथ और अदर नेचुरल फाइबर्स कैरी बैग्स व्हेन वी गो शॉपिंग, तो सबको कितना बोला था कि भाई प्लास्टिक मत लो दुकानों से, बैन भी हो रखी है बहुत जगह। और रिफ्यूज करना है बेटा पॉलीथीन बैग्स को, बेटा क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि बेटा डिकम्पोज नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की अगर आप लोग बात करोगे बेटा जी, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करोगे, सारे वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ई वेस्ट, जिसमें जैसे कोई भी पुराना फोन हुआ, कहाँ फेंकोगे उसको? पुराना लैपटॉप है, पुराना चार्जर है, इनका क्या होता है? पुराना फोन है, इनका क्या होता है? इररिप्लेसेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। ई वेस्ट आर बरीड इन द लैंडफिल्स और इंसेन्यूरेटेड, बेटा जमीन के अंदर इसको रख देते हैं बंद करके, यानी कि ताकि वो ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस ना निकाले। मेटल्स लाइक बेटा कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड आर रिमूव, बेटा इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे हमारे फोन के अंदर भी ऐसे मेटल्स लगे होते हैं, इनको पहले रिमूव कर लेते हैं ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ ई वेस्ट, ठीक है। मैनुअल रिसाइकलिंग में प्रोसेस एक्सपोजेस वर्कर्स टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ई वेस्ट, जैसे कि अगर आपने अभी देखा होगा एक वो चला है ना कैशिफाई, कैशिफाई में आप ना पुराना फोन दे दो, चाहे डब्बा फोन हो वो भी दे आओ, उसके भी वो पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके फोन में से ऐसे जितने भी प्रीशियस मेटल है इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, इसलिए तो कुछ पैसे देते हैं। सोचा है कभी वो आपका फोन लेके क्या करते हैं? रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स। यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड फॉर एनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। आप सभी को पता है बेटा, सब लोग केमिकल्स यूज कर रहे हैं अपनी खेती बाड़ी में ताकि अच्छा उनका प्रोडक्शन हो, अच्छा वो मुनाफा कमा सके। पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हर्बिसाइड, फंजीसाइड सब यूज कर रहे हैं। साइड मतलब मारना, पेस्टिसाइड मतलब कीड़े मकोड़ों को, हर्बिसाइड यानी कि कीड़े मकोड़े, फंजाई यानी कि फंगस को मारना। दीज आर टॉक्सिक्स टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स कॉज यूट्रॉपिफिकेशन, और बेटा मिट्टी के अंदर जब हम ज्यादा ये आने लग जाते हैं पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? यूट्रॉपिफिकेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट को हमको कैसे डिस्पोज करना है? बेटा जितना भी न्यूक्लियर एनर्जी वॉज हेल्ड एज अ नॉन पॉल्यूटिंग वे फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हम लोग बेटा क्या बना रहे हैं? इससे बिजली बना रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी से, है ना। लेटर इट वॉज रियलाइज दैट इट हैज टू वेरी सीरियस इनहेरिट प्रॉब्लम्स है। कौन कौन सी है? एक्सीडेंटल लीकेज हो जाए 3 माइल आइलैंड एंड क्रोनोबनाइल का, या इसका सेफ डिस्पोजल हम लोग कैसे करें रेडियो एक्टिव वेस्ट का, ठीक है। रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव वेस्ट कॉजेज म्यूटेशन एट अ वेरी हाई रेट, बेटा म्यूटेशन जीन्स के अंदर म्यूटेशन कर देती है, जैसे कि यूवी रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, रेडियो एक्टिव वेज हो गई, ये हमारे जीन्स के अंदर बेटा मैनिपुलेशन करती है, वो भी बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे। हाई डोज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इज लीथल है, लीथल यानी कि जानलेवा है,
ठीक है, बट लोअर डोजेस क्रिएट जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड ऑल्सो कॉज कैंसर भी हो सकता है, इसलिए इसका अच्छे से हैंडलिंग करना बहुत जरूरी है, इसका डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट शुड बी डन इन सुटेबल शील्डेड कंटेनर्स बरीड विद इन द रॉक्स अबाउट 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस। पहली बात तो जितनी उनकी रेडियो एक्टिविटी है उसको कम से कम, उसको पहले ही रिसाइकिल करना पड़ेगा, कम से कम करनी पड़ेगी। फिर जो मटेरियल बच जाएगा उसको बेटा 500 मीटर तक खुदाई करके जमीन के अंदर दफनाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा बात? हाँ, नेक्स्ट इज बेटा ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम अ फिनोमिना इन ग्रीन हाउस गैस। बेटा ग्रीन हाउस जो हमने पढ़ा था उससे हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पता चलता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, पहले भी आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ रखा है। इन अ ग्रीन हाउस, नहीं 10th में, क्लास 10th में भी था। इन अ ग्रीन हाउस द ग्लास पैनल लेट्स द लाइट इन बट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप। यानी कि बेटा हमारी अर्थ पे क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है बेटा, हमारी अर्थ पे ये अर्थ है और ये सन है। ठीक है, इससे बेटा सीधा रेडिएशन आ रही है, यूवी रेज, यूवीबी, यूवीसी, 3 टाइप की रेज आ रही है। ये अंदर तो आ रही है बट बेटा ये बाहर भी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अब क्या होता है कि बहुत सारी रेज अंदर ही एब्जॉर्ब्ड हो रही है, जिससे हर साल अर्थ का बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ा रही है, जितनी आ रही है उतनी बाहर जा नहीं रही है। यही क्या है बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, और जो ग्रीन हाउस वार्म्स करती है हमारी, वेरी मच लाइक इनसाइड अ कार दैट हैज़ बीन पार्क्ड इन द सन बिफोर अ फ्यू आवर्स। आप ऐसे समझ लो, आप किसी गाड़ी को बेटा बाहर पार्किंग में खड़ी कर दो खुले में, वो 1-2 घंटों में कितनी तपती है। ऐसे ही बेटा हमारे अर्थ के साथ हो रहा है, उसमें रेडिएशंस आई जा रही हैं और वो तपे जा रही है, उसका हर साल टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। इन ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट इज अ नेचुरल अकरिंग फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर heating of earth's surface and atmosphere. ठीक है, without greenhouse effect the average temperature at surface of earth would have been a chilly -18 degree Celsius but rather than at present at about 15 degree Celsius. बेटा देखो ये जो रेडिएशंस है वो आना भी जरूरी है, अगर ये रेडिएशंस नहीं आएंगे तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक होगा। प्रोसेस बहुत जरूरी है, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर वीक पड़ती चली गई। जब वो कौन सी लेयर थी, ओजोन की लेयर, जिसकी वजह से बाहर नहीं जा रही है। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अति में हर चीज खराब है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। बेटा याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है जो कि क्या बढ़ा रही है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रही है। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही हैं। Increase in the level of greenhouse gases has led to considerable heating of earth. बेटा हमारी हीट का हर तो गर्म हो रही है, to global warming and hence greenhouse effect. During the past centuries, the temperature of the earth was increased by 0.6 degree Celsius. बेटा बहुत होता है, 0.11 भी हर साल टेम्परेचर बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। अब तक बेटा ये 0.6 डिग्री सेल्सियस का नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा ऊपर हो गया बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेज। अब इसके बेटा इफेक्ट्स क्या हैं, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग के बेटा इफेक्ट्स क्या हैं, कितने हार्मफुल हैं, एक बार ये देखेंगे। ये हमारी पृथ्वी पे हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है, डिलीटेरियस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड रिजल्टिंग ओल्ड क्लाइमेटिक चेंज, एग्जांपल एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, बेटा हमारे पोल्स पे जितनी भी आइस है वो सब पिघल रही है। ठीक है, एज वेल एज लाइक हिमालयाज की स्नो कैप है ऊपर की, वो भी पिघल रही है। तो ओशन के अंदर बेटा क्या पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, दैट कैन सबमर्ज मैनी कोस्टल एरिया, जो कि छोटे छोटे आइलैंड्स बेटा सब डूब जाएंगे उसके अंदर अगर वो लेवल बढ़ा तो। ठीक है, कंट्रोल कैसे करेंगे, रिड्यूस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि पेट्रोल जैसी चीजों का कम से कम यूज करना है, फॉसिल फ्यूल्स का इंप्रूव करना है, एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, डिफॉरेस्टेशन करना है बेटा, डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट को नहीं कट करना है, अफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे लगाने हैं, उसको प्रोग्राम को इंप्रूव करना है, ह्यूमन पॉपुलेशन को बेटा स्लो डाउन करना है, इंडिया की तरह नहीं फर्स्ट नंबर रैंक पे पहुंच जाओ, इंटरनेशनल इनिशिएटिव भी लेने पड़ेंगे टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, बात करते हैं बेटा जी किसकी, बात करते हैं बेटा किसकी, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। बेटा आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर बेटा एक ओजोन की लेयर है जो कि हमारे अर्थ को बेटा प्रोटेक्ट करके रख रही है। ठीक है, बैड
ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, जो कि ट्रोपोस्फियर में होती है, वो बैड ओजोन है जो कि हमारी प्लैनेट्स को हार्म कर रही है। बट देयर इज अ गुड ओजोन लेयर भी है, जो कि ओजोन लेयर बेटा कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फियर वाले रीजन में है। और बेटा ये एक्ट कर रही है शील्ड यानी कि सुरक्षा कवच की तरह बेटा एक्ट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। किसको? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को बेटा एब्जॉर्ब कर रही है। द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट। बेटा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है कि ओजोन की लेयर बेटा किस यूनिट में हम लोग नापते हैं, डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ प्लीज उसको स्पेशली याद कर लेना है, समझ लेना है। लिख रहे हो नोट्स बने हुए तो उसमें ऐड ऑन भी कर लेना है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है बेटा, O3। गैस इज कंटिन्यूस फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड आल्सो डिग्रेडेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर? देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए एंड फॉर्मेशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन का बेटा। लेकिन ये जो अर्थ के ऊपर जो ये ओजोन की प्रोटेक्टिव लेयर थी ये डिप्लीट हो गई, यानी कि कहीं कहीं से हट गई है। तो उसको बैलेंस कैसे करना है? टू एनहेंसमेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बेटा कौन से केमिकल्स की वजह से ये हट गई है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हमारे एसी, हमारे रेफ्रिजरेटर्स में से बेटा वाली गैस निकलती है, CFCs बोलते हैं इनको। फाइंड वाइड यूज इन रेफ्रिजरेटर, डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड बेटा हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में चली आती है क्योंकि बहुत लाइट वेट होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में जाके बेटा यूवी रेज एक्टो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बेटा रिलीज करती है क्लोरीन एटम्स को और फिर बेटा ओजोन लेयर को डिप्लीट करना चालू कर देती है। क्लियर है बात? अब बेटा ये यूवी रेज के इफेक्ट्स क्या हैं? अगर हमारी अर्थ पे यूवी रेज आ भी रही है तो कितने टाइप की और कौन सी सबसे ज्यादा हार्मफुल है? यूवी रेडिएशन बेटा शॉर्टर होती है देन यूवीबी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर इफ द ओजोन लेयर इनएक्ट। बेटा सबसे ज्यादा हार्मफुल है यूवी में से यूवी ए बी सी होती है। UVB इज द मोस्ट हार्मफुल क्योंकि अर्थ में पूरी की पूरी एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, DNA एंड प्रोटीन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी डैमेज कर देती हैं जिसकी वजह से कैंसर तक भी हो जाता है। द हाई एनर्जी ऑफ यूवी रेज ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल। UVB बेटा मोस्ट डेंजरस है, डैमेज DNA एंड म्यूटेशन भी कॉज करती है। ठीक है, स्किन की बेटा एजिंग भी करती है, डैमेज स्किन सेल एंड कॉजेज स्किन कैंसर भी करती है। ह्यूमन आई के अंदर बेटा अगर ऑब्जॉर्ब होती है UVB रेडिएशन, हाई डोज ऑफ UVB कॉजेज इन्फ्लामेशन कोरिना कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस, यानी कि आंख के ऊपर बेटा सफेद रंग की झिल्ली भी आ जाती है। मेरी मम्मी की आंख के ऊपर आ गई थी ये स्नो ब्लाइंडनेस। उनकी इतनी उम्र नहीं थी, बहुत सालों पहले बात बता रही हूँ। तो डॉक्टर ने साफ बोला था कि भाई धूप में जा रहे हो तो UV प्रोटेक्शन वाली क्रीम लगा के जाना है, सन ग्लासेस लगा के जाना है। कोई तो सोचेगा स्टाइल मारती है, हीरोइन बनती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लिटरली उनका ऑपरेशन भी हुआ था स्नो ब्लाइंडनेस से, मतलब UV रेडिएशन की वजह से उनकी आंखों के सामने वाली उस पर सफेद रंग की एक लेयरिंग आ जाती है। ठीक है, और बेटा ये कोर्निया को भी टाइम पे नहीं कराया तो उसको भी डैमेज कर देती हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? चलो नेक्स्ट टॉपिक इज लास्ट वन इज सॉइल इरोजन। बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन, यानी कि हमारी मिट्टी को अब हम कैसे खराब कर रहे हैं। हम सब कुछ तो हम यार ह्यूमंस हैं, हमने सब चीज डैमेज कर रखी है, ओवर एक्सप्लॉइट कर रखी है, हर चीज का बेहिसाब कोई मतलब बैलेंस करके यूज नहीं करा, सब चीजों का हमने पोल्यूशन कॉज कर रखा है इसके अंदर। चलो बेटा बात करते हैं सॉइल इरोजन की। ठीक है, द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। रीजन क्या है कि हम बार बार उसमें क्या क्रॉप्स उगा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, हर महीने एक नई खेती लगा देते हैं, तो उससे जितने भी वो न्यूट्रिएंट वाली लेयर होती है वो हट जाती है, फर्टाइल वाली। ओवर कल्टीवेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग करवा रहे हैं उनसे। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, प्लांट हटा रहे हैं वहां से, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, और बेटा अच्छे से सिंचाई नहीं करना, वाटर लैगिंग एंड सॉइल में सैलिनिटी, यानी कि सॉइल के अंदर बेटा क्या नमक की क्वांटिटी बढ़ जाना, खारा पानी बन जाना। इरिगेशन विद प्रॉपर ड्रेनेज लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल, ड्रॉन सॉल्ट टू द सर्फेस ऑफ द सॉइल, है ना। The salt start collecting at the roots of the plants. The salt damage the roots and crops production, है ना। यानी कि salt बेटा बहुत गंदा डैमेज देता है किसको, हमारी सॉइल को।
डिफॉरेस्टेशन बेटा आपको सभी को पता है, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड वन, यानी कि पेड़ वेड़ सब निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि इंडस्ट्रीज लगा दो, जमीन लगा दो, अपने घर बसा लो, कस्बे बगा लो, सिटीज बना लो और उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करो। ठीक है, उसको बोल रहे हैं डिफॉरेस्टेशन। क्यों होता है? क्योंकि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन वाले भी करते हैं, यानी कि आज यहाँ पे खेती करी, यहाँ पे जब खेती पूरी होगी तो दूसरी जगह पे जाके खेती करने लगी। जब खेती करेंगे तो उस जगह पे पहले तो पेड़ पौधे हटाने पड़ेंगे वहां के, तभी तो हम लोग खेती कर पाएंगे। फार्मर्स कट डाउन द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट एंड बर्न द प्लांट रिमेन्स, प्लांट को बेटा बर्न कर देते हैं, एज जो यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, एंड लैंड इज यूज फॉर फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग। लेटर बेटा लैंड को लेफ्ट कर देते हैं अनकल्टिवेटेड फॉर सेवरल ईयर्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मिनरल्स। इससे बेटा क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जब बेटा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उससे क्या क्या हो रहा है बेटा? सब चीजें इंटरलिंक्ड है, सब चीजें इंटरलिंक्ड है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी डिफॉरेस्टेशन होगा तो, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, हाइड्रोलॉजिकल हमारी पानी जो जमीन के अंदर पानी का लेवल है वो डैमेज होगा, सॉइल इरोजन होगा एंड डिसर्टिफिकेशन ऑफ लैंड होगा। रिफॉरेस्टेशन यानी कि दोबारा से पेड़ पौधे लगाए जाएं, दोबारा से जंगल उगाए जाएं। ठीक है, restoring forest that was existing earlier, example of observing man महोत्सव, वन महोत्सव बेटा हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे लगाते हैं हर कोई। ठीक है, इट ऑल्सो अकर्स नेचुरली, अफॉरेस्टेशन डेवलप्स अ फॉरेस्ट इन द न्यू एरिया वेयर नो सच फॉरेस्ट एग्जिस्टेड इन दैट एरिया। बेटा रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन में अंतर पता चल गया। देखो, डिफॉरेस्टेशन है कि कहीं से फॉरेस्ट्री हटा दो, प्लांट्स हटा दो वो अपने फायदे के लिए। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांट्स लगाओ जहां से आपने हटाए थे। और अगर आप लोग बेटा किसकी बात कर रहे हो? अफॉरेस्टेशन यानी कि उस मैदान में आपने पेड़ पौधे लगाए जहां कभी पेड़ पौधे थे ही नहीं, पहली बार बेटा लग रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो बेटा ये सारी की सारी टर्मोलॉजी थी, मैंने इस चैप्टर के अंदर बेटा कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने कवर करवा दिया आज के चैप्टर के अंदर। अगर आपको बेटा ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग साइंस अड्डा 24/7 के जुड़े रहिए। और बेटा मैंने अभी आपको बताई दिया कि हमारी बेटा क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, तो आप लोग बेटा उसमें भी जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एम क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है। उसके अलावा बेटा अगर जो भी मैंने आपको जितना भी कुछ पढ़ाया है, जितनी भी मेरी सीरीज चल रही है, अगर आपको वो लेनी है तो बेटा आप लोग कम्युनिटी पे जुड़ सकते हो। अड्डा की बेटा ऐप डाउनलोड करोगे, अड्डा 247, वहाँ पे बेटा हर किसी टीचर की अपनी अपनी कम्युनिटी बनी हुई है। आपको बस K12 वाले सेगमेंट में जाना है और मेरे नाम की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, दैट इज साक्षी तोमर। आपको बेटा आज की क्लास की PDF वहाँ से मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोगों को बेटा कैसा भी कोई भी दिक्कत है, डाउट हो कि CUT के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप लोग बेटा मेरे को बेधड़क होके क्या मेल कर सकते हो, दैट इज माई मेल ID sakshi.tomar@adda247.com। ठीक है, आप लोग बेटा मेरे को उस पर मेल भी कर सकते हो। क्लास पसंद आई हो तो बेटा लाइक कर देना, कोई भी बात हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच।